हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, इसका सभी प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपनी एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण, तो हमारा ऑप्शन है ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन वन और डी बिस्मार्क। तो दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए है 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति के साथ, बी 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, सी 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज, ऑप्शन ए है प्रसा को, बी ऑस्ट्रिया को, सी तुर्की को और डी ब्रिटेन को। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है मार्च 1848 ईस्वी में, बी अप्रैल 1848 ईस्वी में, सी मई 1848 ईस्वी में और डी जून 1848 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मई 1848 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है आर्लिया वंश, बी बुर्बो वंश, सी हैसबर्ग और डी जारशाही वंश। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुर्बो वंश। बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है हमारा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। तो ऑप्शन ए है प्रसा, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया और डी इंग्लैंड। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया था इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी, तो ऑप्शन ए है लाल सेना से, बी चेका से, सी लाल कुर्ती से, डी कार्बोनरी से। तो मेजिनी का संबंध था कार्बोनरी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है जालवेरिन एक संस्था है। जालवेरिन एक संस्था किसकी। ऑप्शन ए है व्यापारियों की, बी क्रांतिकारियों की, सी बुद्धिजीवियों की और डी सामंतों की। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापारियों की। जालवेरिन जो संस्था है वो व्यापारियों की संस्था है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। 1829 ईस्वी की, ऑप्शन ए है हंगरी, बी तुर्की, सी यूनान और डी पोलैंड। तो दोस्तों, एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई थी, और वर्ष भी याद रखिएगा लोग 1829 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को, तो ऑप्शन ए है गृह मंत्री, बी सेनापति, सी फ्रांस का राजदूत और डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। काउंट काबूर ने विक्टर एमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11।
11 नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए है नाविक, बी किसान, सी सैनिक और डी दार्शनिक। तो दोस्तों गैरीबाल्डी जो थे वो पेशे से नाविक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है दक्षिणी अमेरिका, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका और डी पश्चिमी एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप। यूरोप के अंतर्गत आते हैं ये दोनों देश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। तो ऑप्शन ए है हिटलर, बी विलियम प्रथम, डी मेजिनी और सी बिस्मार्क। दोस्तों प्रश्न इधर से उधर हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सिर्फ ऑप्शन चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए है तुर्की, बी यूनान, सी जर्मनी और डी इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान का जो साहित्य और ज्ञान रहा है यूरोपवासी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए है 1871 ईस्वी, बी 1870 ईस्वी, सी 1866 ईस्वी और डी 1864 ईस्वी। तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद? ऑप्शन ए है प्रसा डेनमार्क युद्ध, बी है सीडोन का युद्ध, सी है सेडाओ का युद्ध और डी है क्रीमिया का युद्ध। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेडोन का युद्ध। सीडोन का जो युद्ध है उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, सीडोन का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है काउंट काबूर ने, बी बिस्मार्क ने, सी मेजिनी ने, डी गैरीबाल्डी ने। तो दोस्तों 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग यूरोप की स्थापना मेजिनी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है गैरीबाल्डी ने, बी मेजिनी ने, सी बिस्मार्क ने और डी काबूर ने। तो दोस्तों यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना मेजिनी ने ही की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है, सीडोन का युद्ध कब हुआ? सीडोन का युद्ध कब हुआ? तो सीडोन का युद्ध ऑप्शन ए है 1867 ईस्वी में, बी है 1868 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में और डी 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1870 ईस्वी में। सीडोन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है सीडोन में, बी सेडेवा में, सी साइडाइन में और डी फ्रैंकफर्ट में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडोन में हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1825 और ऑप्शन डी 1830। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था, 1815 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, वियना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी रूस और इसमें डी छूट गया है दोस्तों, डी में हो जाएगा ऑस्ट्रिया। डी में ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया। तो
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वियना देश की राजधानी है ऑस्ट्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1854, बी 1855, सी 1856 या डी 1860 ईस्वी में। तो दोस्तों क्रीमिया युद्ध जो है वो हुआ था 1854 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की, तो ऑप्शन ए है पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति तथा डी फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता, ऑप्शन ए है 1789 ईस्वी, बी 1791 ईस्वी, सी 1801 ईस्वी और डी 1804 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन, ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी लुई 18वां, सी चार्ल्स एल्बर्ट और डी मेटरनिख। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिख जो था वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 यानी कि 27 नंबर। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गणतंत्र की स्थापना करना, बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना और डी नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो दोस्तों 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु, तो ऑप्शन ए है 1800 ईस्वी में, बी 1866 ईस्वी में, सी 1864 ईस्वी में और डी 1862 ईस्वी में। तो दोस्तों काउंट काबूर की जो मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी रूस। तो इटली और जर्मनी का विरोधी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था, ऑस्ट्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो ऑप्शन ए है 1866 ईस्वी में, बी 1864 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में और डी 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण जो है वो 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है मेजनी ने, बी काउंट काबूर ने, सी गैरीबाल्डी ने और डी बिस्मार्क ने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है, जाल वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? जाल वेराइन संघ, ऑप्शन ए है 1830 ईस्वी, बी 1832 ईस्वी, सी 1834 ईस्वी और डी 1836 ईस्वी। तो दोस्तों जाल वेराइन संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गॉस्टिन, ऑप्शन ए है 1864 ईस्वी, बी 1865 ईस्वी, सी 1866 ईस्वी और डी 1870 ईस्वी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1865 ईस्वी में गॉस्टिन की संधि हुई थी, 1865 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना, ऑप्शन ए है इटली को, बी फ्रांस को, सी इंग्लैंड को और डी यूनान को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। 35 नंबर प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? तो दोस्तों ये पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा इसका 1829 में, तुर्की के साथ हुई थी 1829 में। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है, सीडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच, बी प्रसा डेनमार्क के बीच, सी इटली और रोम के बीच, तथा डी फ्रांस और प्रसा के बीच। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था सीडोन का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष? ऑप्शन ए है 1830 ईस्वी, ऑप्शन बी 1832 ईस्वी, ऑप्शन सी 1834 ईस्वी और ऑप्शन डी 1836 ईस्वी। तो दोस्तों यूनान को 1832 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, 1832 ईस्वी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1832 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन ए है डेनमार्क की संधि, बी गैस्टीन की संधि, सी प्राग की संधि और डी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। 39 नंबर प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए तुर्की, बी बुडापेस्ट, सी प्रसा और डी सीडोन। तो दोस्तों हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो, ऑप्शन ए है प्रसा, बी तुर्की, सी फ्रांस और डी सीडोन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। गीजो जो था प्रधानमंत्री फ्रांस का था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 41 होगा, गलती से 11 हो गया है। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया और सेडोन के बीच, बी ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच, सी सीडोन प्रसा और डी तुर्की तथा मिस्र। तो दोस्तों सेडोवा का युद्ध जो हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 और यह हमारा लास्ट प्रश्न है। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो, तो ऑप्शन ए है रूस का, बी यूनान का, सी फ्रांस का और डी जर्मनी का। तो दोस्तों ओटो जो था उसको यूनान का राजा घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, आज के लिए धन्यवाद।